हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार आप सभी को। तो चलिए, आज मैं कुछ और नई चीज़ सिखाने की कोशिश करता हूँ। और कुछ बाजार के बारे में भी चर्चा करेंगे कि बाजार को क्या यहाँ से करने का प्रयास कर रही है, क्या इसका रेजिस्टेंस पॉइंट हो सकता है, कहाँ से ब्रेकआउट ले सकता है, ब्रेकडाउन ले सकता है। तो उन सारी चीज़ों पे हम लोग मंथली टाइम फ्रेम से लेकर आवरली टाइम फ्रेम या उससे भी लोअर टाइम फ्रेम की चर्चा करेंगे, जिससे कि आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का व्यू को प्राप्त कर पाएंगे और कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिंग डिसीजन बेहतर तरीके से ले पाएंगे और आप सीख पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे चर्चा करेंगे बुलिश कुछ पैटर्न के, जहाँ पे कि एसएल हंटिंग होती है प्राइज एक्शन के द्वारा, किस प्रकार लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया जाता है, किस प्रकार आपकी एसएल हंटिंग की जाती है, कौन सा हमारा एसएल रखने का पॉइंट होना चाहिए ट्रेडिंग के दौरान, कहाँ पे ब्रेकआउट फेल कर जाता है। तो इन सब चीज़ों को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप लोग आराम से इसको देखिए। और मुझे लगता है कि इसके बाद आपके कहीं ना कहीं नॉलेज बैंक में वृद्धि होगी और आपको अच्छा लगेगा और आप बेहतर ट्रेडर बना पाएंगे अपने आप को आने वाले वक्त में। तो पूर्णतः प्राइज एक्शन पे सिखाएंगे आज कि आप क्या क्या चीजें आपको लिक्विडिटी ग्रैब करती है, आपकी एसेल हंटिंग किस प्रकार होती है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं बाजार के बारे में, और लिए चलते हैं आपको सीधा चार्ट पे, और वहां पे आप देख पाएंगे। तो ये हमारा अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम है। 1 आवर के टाइम फ्रेम यहाँ आप देख सकते हैं, निफ्टी की चार्ट है। अब यहाँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जब आप एनालिसिस करते हैं, तो इसका मतलब कि आप 1 वीक में जो ट्रेड करोगे उसका कहीं ना कहीं अनुमान लगाते हैं। और जब 1 घंटे से ज्यादा ट्रेड हो जाती है, तो वीवेप को मार्क करके या जो भी उसका नियर सपोर्ट रेजिस्टेंस पीवेट है उसको मार्क करके हम इंट्राडे का भी व्यू को प्राप्त कर पाते हैं। तो अभी 1 आवर पे क्या स्थिति है इसको समझेंगे। अभी बाजार खुला हुआ है और ओपन है, रनिंग मार्केट है। तो बाजार ने गैप अप लिया है। गैप अप लेने का कारण क्या है कि 20 SMA के ऊपर ही ट्रेड करता रहा है पूरे दिन, और क्लोजिंग हुई है। और जिस प्रकार से जब भी क्लोजिंग हो कि 20 SMA के ऊपर हो, इस तरफ पूंछ बना बनाकर और लास्ट की कैंडल ग्रीन की तरह हो जाती है 20 SMA के आसपास, तो गैप अप लेने की संभावना होती है। खास करके वहां पे हम लोग हिलेगा मिलेगा छोटे टाइम फ्रेम को चेक कर लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। एनीवे, तो अभी क्या है, अभी जो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये जो पिछले दिन का हाई है, वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस की तरह आपको फिलहाल के लिए एक्ट करेगा। तो अब क्या करनी चाहिए, यहाँ ट्रेडिंग डिसीजन आपकी क्या होनी चाहिए। यहाँ पे ट्रेडिंग डिसीजन ये होनी चाहिए कि आज का जो भी लो है, जो ए पॉइंट बना है, उसको छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे। अगर मान लो आज ट्रेड करना है तो ये छोटे टाइम फ्रेम पे, और इसके नीचे अगर आती है या वीवेप के नीचे ही इसके अगली कैंडल आना शुरू हो जाती है 10 मिनट की, तो भी हमारा आज का हाई को एसएल मान के कहीं ना कहीं ट्रेडिंग डिसीजन पुट साइड में होगी, सेलिंग साइड में होगी। लेकिन एक चीज को हमेशा यहां ध्यान रखना, चूंकि गैप अप हुआ है, तो जब भी प्राइस कोई सपोर्ट से गैप अप होता है तो उसको स्ट्रांग माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग है। तो इस केस में जब हम कोई भी सेलिंग साइड की ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे तो बड़ा सचेत रहेंगे। सचेत इस केस में रहेंगे कि आपकी एसिल हंटिंग करवाई जा सकती है, पूरी कंफर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि जब भी कोई गैप अप ले तो आपको समझना है प्राइस स्ट्रांग है, और गैप डाउन ले तो प्राइस कमजोर है। तो वहां पे और भी चीजें आपको देखनी होती है। तो बेहतर ये होगा आज के लिए कि आप हमें 1 आवर वेट कर लें, हम मॉर्निंग में कोई ट्रेडिंग डिसीजन लेने से बचें। अगर हम चार्ट एनालिसिस करते हैं तो चूंकि 1 आवर का टाइम फ्रेम क्लियर करेगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसके ऊपर प्राइस क्लोज कर जाती है 25,167 के 67 के ऊपर आवरली टाइम फ्रेम पे, तो प्राइस आगे की ओर बढ़ेगी और अगली रेजिस्टेंस आपको 25,255 के आसपास लेता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। 25,255 258 के ऊपर क्लोज करने पे फिर अगला जोन आपको दिखाने की कोशिश करेगी 25,539 तक। तो ये हुआ हमारा शॉर्ट टर्म का व्यू कि हमारे 1 वीक में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। और आज अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे वीवेब के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो लो हमारा एसएल होगा, और लो के एसएल के साथ हम लॉन्ग की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये छोटे टाइम फ्रेम की बात हो रही है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, जब हम डे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो डे टाइम फ्रेम पे आपको देखने को ये मिलेगा कि प्राइस 20 SMA के नीचे ट्रेड कर रहा है डे टाइम फ्रेम पे। तो जब तक डे टाइम फ्रेम पे 20 SMA के नीचे कर रहा है ट्रेड, तो इसका मतलब है कि प्राइस कहीं ना कहीं इस जोन में रेजिस्टेंस फेस करेगा, ऊपर जाएगा तो, और फिर से गिरने की कोशिश करेगा, या यहीं रुका रहेगा, धीरे धीरे 20 SMA उसके पास आ जाएगा एक जोन के पास, और फिर वहां से एक्ट कर लेगा। तो इसका मतलब है कि जब तक ये 20 SMA से ऊपर नहीं आ जाए, जब तक 20 SMA से ऊपर नहीं आ जाए डे टाइम फ्रेम पे, या हिलेगा मिलेगा पूरी तरह बाइंग में न आ जाए। पूरी तरह बाइंग का मतलब आप समझते हैं ना, कि इस तरफ से रेड लाइन अंदर चली जाए बढ़िया से, पूरी तरह बाइंग में आ जाए,
आरएसआई हमारा 50 के ऊपर आ जाए, नॉर्मल 14 आरएसआई, तब हम इसको 20 एसएमए को भी कुछ हद तक अवॉइड कर सकते हैं, उसके बेस पे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब तक ये 20 एसएमए से ऊपर नहीं है, आपको सचेत रहना है, आपको ये मानकर चलना है कि प्राइस कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस करेगी, फिर से गिर जाएगी। आपको व्यू जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये चीजें हुई हैं प्राइस एक्शन में। अब यहाँ पे हमारा व्यू है कि ये होगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा, गिर जाएगा, इसके ऊपर सपोर्ट फेस करेगा, बढ़ना चाहिए। ये आपको व्यू क्लियर होना चाहिए, और उसके लिए आपको ट्रेडिंग से लेने में इंडिकेटर्स हुए, प्राइस एक्शन हुए, ये सारी चीजें आपकी मदद करती हैं। तो आपको इसको सावधानी से यूज करना है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि ये सारे पॉइंट पे रेजिस्टेंस फेस किया गया है, तो प्राइस जब जब इन जगहों पे जाएगी तो वहां पे एक रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश करेगी, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं सेलर बायर बैठा हुआ है, जो यहाँ पे लेके अटक गया था, ऊपर जाएगा तो अपनी पोजीशन खाली करेगा, वही रेजिस्टेंस बन जाएगा आपके लिए, और आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगा। तो इसलिए इन सारी चीजों को हमें कंफर्मेशन चाहिए। आते हैं अब सीधा बड़े टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने पुरानी वीडियो में भी बता रखा है आपको कि ये जो जोन है हमारा रेजिस्टेंस जोन है, ये जो जोन है रेजिस्टेंस जोन है मंथली टाइम फ्रेम का। तो प्राइस को अब इसके ऊपर चाहिए हमें। इसके ऊपर अगर निकलता है तो 26,000, वही 300, 244 से लेकर 300 का जोन आपको एक बार फिर दिखाएगा और फिर रिटेस्ट करेगा। लेकिन अगर ये जोन को क्रॉस नहीं कर पाता है, तो ये आपके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, जो कि आ रहा है आपका 25,800, जो कि पिछले भी वीडियो मैंने बताई थी कि 25,800 के ऊपर अगर क्लोज नहीं करता है, तो भाई हम नहीं मानेंगे कि आप ऊपर जाओगे। आप पुराने वीडियो को देख लीजिएगा कि 25,800 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करेगा, हम नहीं मानेंगे। तो वही चीजें हुई, 25,800 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, और उसके बाद प्राइस फिर से नीचे है। तो 25,800 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए वीकली बेसिस पे कम से कम। अगर वो कर जाती है तो कहीं ना कहीं इस चीज को कैंसिल करेगा, फिर आगे फर्दर मूव करेगा। फिलहाल वो ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाँ, लास्ट में हो सकता है कि मंथ क्लोजिंग के आसपास में एक शॉर्ट कवरिंग और आपको देखने को मिले, और एक कैंडल जो इतनी बड़ी है इसको इतना बड़ा बनाकर छोड़ दे, है ना। तो इसलिए इन चीजों को सतर्क रहिएगा। लेकिन जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा, हम ओवर बुलिश नहीं हो जाएंगे। हाँ, इसके ऊपर 25,60 से ऊपर अगर वीकली क्लोज कर जाती है, तो फिर ये माना जाएगा कि प्राइस कहीं ना कहीं अब ऊपर जाने को तैयार है, और वो तेजी से ऊपर आपको निकालने की कोशिश करेगा। और लंबे समय में देखा जाए तो एक बार अगर ब्रेकआउट हो जाती है तो 28,000, 30,000 भी देखने को ये आसानी से लगता है कि मिल सकता है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे जब ब्रेकआउट होगा तो व्यू काफी बड़ा हो जाता है, वहां पे 3-4 हजार पॉइंट का इजीली हो जाता है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है। तो ये लंबे समय में क्या है, अभी रेजिस्टेंस ले रही है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ हिलेगा मिलेगा देखेंगे इसकी कंडीशन, ये मंथली पे बाइंग में नहीं है, ये मंथली में जाकर रेजिस्टेंस फेस करवाया है, और जब ये रेट लाइन से रेजिस्टेंस फेस करवाती है, तो कहीं ना कहीं वो आपको परेशानी उत्पन्न करता है बुल के लिए। तो मंथली टाइम फ्रेम में हमें इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तभी हम आगे कुछ अब बुल बनने की कोशिश करेंगे, या हम वेट करेंगे कि कोई अब सपोर्ट के पास आ जाओ। और अब हमारा सपोर्ट कहाँ आता है, 20 एसएमए, तो ये तो काफी दूर है, जो होता दिख नहीं रहा है। सीधा हम चले आएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। और तो वीकली टाइम फ्रेम पे नियरेस्ट हमारे पास एक सपोर्ट जोन बन रहा है, जो कि यहाँ पे प्राइस बार बार एक पूंछ बना रही है, आप ये देखेंगे। तो जब भी प्राइस कभी नीचे जाकर पूंछ बनाएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर है, और प्राइस को नीचे नहीं जाने दे रहा है। वैसे ही ऊपर की तरफ पूंछ बनाए तो ऊपर सेलर है, प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहा, तो एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम करता है। तो इस पूंछ जोन में मान लेंगे 24,665, जब तक इसके नीचे वीकली क्लोज नहीं करेगा, कोई फर्दर आपको डाउन देखने को नहीं मिलेगा। इस यही जोन में कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा प्राइस, और उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करेगा। आपने देखा होगा कि हमने टेलीग्राम के माध्यम से भी बताया था कि ये वीक हमारा रेंज में रह सकता है, जो अभी ट्रेड कर रहा है अप डाउन। और ऐसा ही आप देखेंगे ग्रीन कैंडल बन रही है, वीक नीचे इस रेंज को पकड़ के चल रहा है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम है तो थोड़ा सा रेंज बड़ा हो सकता है। तो इस प्रकार से आपने इंट्राडे से लेकर 1 वीक से लेकर पूरे मंथ का, या आप लंबे समय का भी व्यू को प्राप्त कर सकते हैं। इसको पूरी सावधानी से देखिएगा, इसमें सारी डिटेल हमने बता रखी है, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। डे टाइम फ्रेम में बस, और वीकली में ध्यान रखिएगा, या आवरली टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट है। जब तक इस हाई के ऊपर नहीं जाता है, या वीवेब के ऊपर 1 आवर नहीं जाता है, इन दोनों केस में हम कोई बाइंग का ट्रेड लेंगे तो हमें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ट्रेंड जो है हमारा कहीं ना कहीं कमजोर है, ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। उसका लॉजिक क्या है कि डे टाइम फ्रेम पे 20 एसएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है, वीकली टाइम फ्रेम कहीं ना कहीं बॉटम पे आकर रेंज बना रहा है। तो इन सारी चीजें इंडिकेट करता है कि बुल को थोड़ी सी परेशानी है। बुल अगर आना है तो इसके ऊपर आओ, इंट्राडे में अगर इसके ऊपर आकर सस्टेन करता है और क्लोज कर जाता है आवरली, तो कहीं ना कहीं प्राइस को इस लेवल तक दिखाने की कोशिश करेगा, जो यहाँ पे आपको बनाया है, इस लेवल तक वो 25,257, 58 तक एक जोन दिखाने की कोशिश कर सकता है काफी फास्ट।
बट फिलहाल उसकी संभावना होती नहीं दिख रही है। तो यहाँ वेट करेंगे। ऐसे सिचुएशन में जब भी कोई गैप अप ले और प्राइस रेजिस्टेंस के पास हो तो वेट करना ज्यादा अच्छा है। एग्रेसिव ट्रेडर वहां सेल का ट्रेड लेते हैं और इस हाई के ऊपर एसएल मेंटेन करते हैं, लेकिन जो एग्रेसिव होते हैं वो, और कहीं ना कहीं उनका टारगेट इस जोन में होता है जो कि यहीं से गैप अप लिया है, तो इस जोन पे आकर फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। लेकिन एग्रेसिव ट्रेडर की बात कर रहे हैं जो काफी स्मार्ट है। तो ये तो हो गई आपकी बात कि भाई हम बाजार का क्या स्वभाव है, बाजार क्या कर सकता है। अब आगे कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम प्राइस एक्शन को देखेंगे करेंगे। उसकी पीडीएफ भी शायद मैंने दी है, अगर नहीं होगी तो आप बताएंगे तो मैं पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा, टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिल जाएगा। आप रिक्वेस्ट डालेंगे कमेंट में कि हाँ जी मुझे पीडीएफ ही चाहिए इसकी, तो मैं वो भी आपको भेज दूंगा। वैसे आप यहाँ से समझ जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो आइए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पीडीएफ। 6 बुलिश प्राइस एक्शन पैटर्न की 6 प्रकार के जो बुलिश प्राइस एक्शन एक जो पैटर्न होते हैं, खास करके जिसमें कि लिक्विडिटी ग्रैब होती है, खास करके जिसमें कि एसएल हंटिंग होती है, हम उनको चर्चा करेंगे आज। और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस पर ये काम करता है। पहला होता है गैप फिल्ड पुल बैक। गैप फिल्ड पुल बैक क्या होता है कि प्राइस पहले तो एक ब्रेकआउट लेगा। आप ध्यान रखिएगा इन चीजों में काफी ट्रैपिंग होती है, और रिटेलर्स जो होते हैं या ट्रेडर, ये छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम, हर टाइम फ्रेम पे वैसे ही आपको ये देखने को मिलेगा प्राइस एक्शन। तो इस प्रकार ब्रेकआउट लेता हुआ प्राइस जाएगा, रेंज में रहेगा और फिर एक बड़ी सी कैंडल बना देगी। लेकिन इस बड़ी सी कैंडल बनाने के बाद इसका हाई ब्रेक नहीं करता है, एक रेड कैंडल छोटी सी यहाँ पे बनाएगी या वेरी सिंगल फिंग जो भी बनाए, और प्राइस में गिरावट होती है। और इस जोन में चूंकि ये ऐसा जोन है जहां पे प्राइस पहले ट्रेड किया था, तो कहीं ना कहीं वहां पे लिक्विडिटी है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। बट इसको गैप डाउन के साथ वो ब्रेक कर देगा, इस जोन को गैप डाउन के साथ ब्रेक कर देगा। लेकिन ये ब्रेक करके करता क्या है कि जो दूसरा सपोर्ट था जहां पे कि एक रेड कैंडल बना के प्राइस नीचे गया था, बट उससे काफी बड़ी ग्रीन कैंडल से प्राइस ऊपर लेकर चली गई, ऐसी सिचुएशन बनी थी। इसका लो जो होता है और इसका जो हाई होता है रेड कैंडल का, एक डिमांड जोन की तरह काम करने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि एसिल हंटिंग करवाने के लिए पंटर क्या करेगा, गैप डाउन करेगा जिसमें कि काफी बेरिश सेंटीमेंट बनेगा, और इस डिमांड जोन में कहीं ना कहीं जाकर प्राइस रुकेगी और तेजी से, उतनी तेजी से लेकर ऊपर निकल जाएगी। तो क्या होता है कि एक तो यहाँ पे एसएल हंटिंग हुई, एसएल वाले ने बुक किया। दूसरा नई पोजीशन क्रिएट की शॉर्ट साइड के, और वो क्या करेगा कि यहीं पे आएगा और आप जब तक सोचोगे कि मैं बुक करूं ना करूं, और तब तक प्राइस तेजी से ऊपर निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं गैप फिल्ड पुल बैक। मतलब एक गैप को फिल करने के लिए आगे गैप बनाएगा, फिल करेगा तेजी से, और फिर वो निकल जाएगा, फिर इस हाई को भी ब्रेक करेगा और काफी ऊपर ये चला जाता है। तो ऐसी सिचुएशन आपको एसएल हंटिंग में काफी बनती है। कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस जो पहला होता है वहां पे गैप डाउन करके इस प्रकार ये काम करता है। तो कभी भी पहला के पास इस प्रकार कोई गैप डाउन करे तो आपको सतर्क रहना है, दूसरे जोन को मार्क कर लेना है, डिमांड जोन को, और वहां पे रखना है कि भाई यहाँ आओगे तो हम देखेंगे। और यहाँ अगर कोई भी प्राइस एक्शन आपको दिखे या हिलेगा मिलेगा बाइंग में दिखे, तो हम एक्शन बाइंग साइड में लेते हैं इस लो का एसएल मान के, और कहीं ना कहीं ये हमारा प्राइमरी टारगेट होता है, उसके ऊपर भी ये निकल जाता है। इसी में दूसरा है, आगे बढ़ेंगे, डबल बॉटम पुल बैक। सेम ऐसा ही होगा, प्राइस आराम से धीरे धीरे गिरेगा, एक साइड स्ट्रेट नहीं गिरेगा, कैप डाउन करके नहीं गिरेगा, धीरे धीरे गिरेगा। गिर के और कहीं ना कहीं इस डिमांड जोन में एक बार ऊपर नहीं जाएगा कि वी शेप में ऊपर चला गया, आएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे एक डबल बॉटम बनाएगा और प्राइस डब्लू बनाएगा। तो ऐसे डिमांड जोन में अगर आपको प्राइस दोबारा से आकर डबल बॉटम बनाए, तो हम डबल बॉटम में बाइंग करते हैं, हमारा एसएल इसके नीचे होता है, या हम डब्लू के ऊपर बाइंग करते हैं लेकिन एसएल फिर हमारा इसके नीचे होगा, क्योंकि एसएल काफी बड़ा हम नहीं ले सकते हैं, रिस्क रिवार्ड को मैटर करता है। और उसके बाद हमारा प्राइमरी टारगेट ये होगा, इसके ऊपर भी ये निकल जाता है, मतलब जो भी एरिया इसका 5 से 6 गुना ऊपर चला जाता है। तो इसमें डबल बॉटम होते हुए जाएगा, लेकिन इसमें कोई गैप डाउन की स्थिति नहीं बनती है। आराम से इतना स्लो मोशन में गिरता है कि इंसान को लगता है कि यहाँ तो सपोर्ट ले ही लेगा। और जब आप ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं तो यहाँ आप सपोर्ट लगाएंगे, टूटेगा, फिर यहाँ सपोर्ट लगाएंगे, और वो आराम से सपोर्ट को तोड़ता रहेगा और दूसरे जोन में जाकर रुकेगा। याद रखिएगा हमारी एसएल हंटिंग जो होती है प्राइमरी जोन में सबसे ज्यादा होती है। कि मान लीजिए कोई स्टॉक ऊपर गया और एक रेंज बनाया और फिर वहां से ब्रेकआउट लिया, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, उस रेंज के नीचे
एसेल लगा देते हैं, बट ऐसा करना गलत है। आपको दूसरा जो रेंज है वहां एसेल होनी चाहिए, तब क्योंकि लिक्विडिटी जो होती है प्राइमरी रेंज में सबसे ज्यादा होती है, और वो जब निकलता है तो लोग अपनी एसेल को हटाते हैं, एसेल हटाने के कारण लिक्विडिटी बढ़ती है और प्राइस में गिरावट आपको देखने को मिलती है। तो जो दूसरा जोन होगा कहीं ना कहीं आपको बचाने का काम करेगा, और वहां डबल बॉटम और डब्लू शेप भी का भी निर्माण होता है। एक होता है ब्रेक ब्लॉक रिटेस्ट। ये क्या करता है कि प्राइस अपने एक रेजिस्टेंस सपोर्ट को तोड़ता है, बाइंग सेलिंग दोनों में लेंगे आप, मैं यहां सेलिंग के संदर्भ में बता रहा हूं, और उस लेवल को रिटेस्ट करता है। इस लेवल को रिटेस्ट बस करेगा, हल्का सा आएगा, एक कैंडल बनाकर रिटेस्ट करेगा और फिर से इसी जोन में जाकर ट्रेड करेगा कुछ दिन। जैसा कि आप देखेंगे प्राइस में गिरावट होगी, और इस जोन में ट्रेड हुआ था तो यहीं पे ये 10 दिन 12 दिन ट्रेड करेगा, 4 5 दिन भी कर सकता है, और फिर एक शार्प गिरावट होगी जो पुराने जोन तक लेकर जाएगा, जहां पे लिक्विडिटी को लेने की क्षमता है, ग्रैब करने की क्षमता है, और यहां पे बस एक कैंडल सिंगल बना के फिर तेजी से ऊपर खींच देगा, और फिर इसी जोन में जाकर रुकेगा कुछ दिन, लेकिन इससे कम समय रुकेगा और फिर तेजी से ऊपर निकल जाएगा। तो ऐसा भी आपके साथ हो सकता है कि ब्रेक ब्लॉक रिटेस्ट करेगा, मतलब कि आपको फील ही नहीं होने देगा कि हम ऊपर जा रहे हैं, फील ही नहीं होने देगा कि हम नीचे जा रहे हैं। तो जब आपको ये चीजें माइंड में होंगी तो आप इसकी तैयारी करके बैठे हो कि ये सिचुएशन भी हमारे साथ बना सकते हो। हमेशा ये दूसरा जोन इंपॉर्टेंट होता है डिमांड जोन का, ये प्राइमरी को डिमांड जोन नहीं बनाना है। अक्सर लोग डिमांड सप्लाई बनाने में भी गलती क्या करते हैं कि प्राइमरी जोन को ही डिमांड जोन बना देते हैं। प्राइमरी नहीं, हमेशा दूसरा, जहां पे कि एक इस प्रकार से गिरावट हुई हो, साफ लगा हो कि सब कुछ खत्म और अगले ही पल दूसरे कैंडल पे ऊपर आ, तो यही जोन डिमांड जोन होता है। ये ध्यान रखना है। वो जोन डिमांड जोन होता है, प्राइमरी होता है, क्योंकि यहाँ काफी तेजी से चीजें ऊपर निकल के गई है। एक होता है एग्रेसिव पुल बैक। इसमें क्या होता है कि प्राइस में गिरावट काफी शार्प होती है, बट गैप डाउन होते हुए नहीं होगा, लेकिन शार्प होगा, और जितनी तेजी से होगा उतनी ही तेजी से ऊपर निकल जाएगा। मतलब इस डिमांड जोन में ज्यादा देर रुकेगा नहीं, वहां वी शेप रिकवरी भी जिसको कहते हैं कि वी शेप रिकवरी हुई है, बट इस वी शेप में गिरावट में कोई गैप डाउन नहीं होगा, क्योंकि गैप डाउन होगा तो प्राइमरी जो पहला मैंने बताया वो हो जाएगा, वो सीधा तेजी से गिरता हुआ आएगा, और फिर इस प्रकार से वी शेप में एग्रेसिव, तो इसको कहते हैं एग्रेसिव पुल बैक। मतलब कि, और एग्रेसिव पुल बैक खास करके जब कोई न्यूज होता है तब बनता है, जैसे कि सेंट्रल इलेक्शन पिछले बार था, तो आप देखेंगे सेंट्रल इलेक्शन के टाइम पे भी एग्रेसिव इसी प्रकार पुल बैक बनी थी, जहां पे कि हमने एक अपडेट भी किया था 21,700 800 के पास कि अब इसके नीचे बियर नहीं आएगा, यहां से बुल आना चाहिए, और आपने देखा था कि वहां से काफी तेजी से बुल आया था। तो उसका कारण वहां पे ए वी शेप का निर्माण हुआ था। तो वी शेप रिकवरी खास करके न्यूज के टाइम पे आपको देखने को मिलता है, जब कोई न्यूज चल रहा है, क्योंकि न्यूज के अकॉर्डिंग वो तेजी से नीचे जाते हैं, तेजी से ऊपर जाते हैं। एक होता है नॉर्मल पुल बैक। नॉर्मल में क्या होता है कि धीरे धीरे प्राइस गिरती है, धीरे धीरे गिरती है, हर सपोर्ट पे रुकती है, हर सपोर्ट पे, और आराम से जो वो उसका प्राइमरी डिमांड जोन है वहां पे आएगा, और वहां पे आके रिटेस्ट करेगा और उसके बाद ऊपर जाएगा। याद रखिएगा इन सारी चीज में हमारा एसएल इसके नीचे होता है, क्योंकि एसएल इंपॉर्टेंट है, उसको जब तक आप नहीं इंपॉर्टेंस देंगे आपको परेशानियां आएगी। एक होती है लिक्विडिटी ग्रैब करना। लिक्विडिटी ग्रैब में क्या होता है कि आपने मान लो यहाँ स्टॉप लॉस लगा दिया है, प्राइस आएगी स्टॉप लॉस पे कुछ दिन तक ट्रेड भी कर रही है, हमें लगता है कि अब ये स्टॉप लॉस को एसएल मान के ट्रेड कर लेते हैं, क्योंकि प्राइस तो यहाँ रुक ही चुका है, इसके नीचे जाएंगे तो हम एसएल रखेंगे, और हम एसएल रखते भी हैं। अब होता क्या है, प्राइस इसके नीचे आ जाता है, कुछ दिनों के बाद हमारी एसएल कट जाती है, हम इवन इस पूंछ के नीचे एसएल रखते हैं, वो भी कट जाती है। कटने के बाद जो दूसरा डिमांड जो है वहां पे जाएगा कहीं ना कहीं उस एरिया में, और वहीं से तेजी से ऊपर निकल जाएगा, फिर वो रुकेगा नहीं, और हम लोग ठगा सा महसूस करते हैं कि ये क्या हुआ, जब तक रखा तो चला नहीं, बेच दिया तो चल गया। तो ये आपकी परेशानियां होंगी, उन लोगों के साथ भी होगी जो ये सोचते रहते हैं कि मैं जब तक रखूंगा तो नहीं चलेगा, मैं आज बेचूंगा आज से ही चल जाएगा। तो ये भी परेशानियां इसमें होगी। तो अगर आप इस प्राइजेक्शन को समझते हैं तो वो परेशानी से भली भांति बच पाएंगे। तो इसका उस प्रकार हम लोग यूज करते हैं। सेकंड वाले डिमांड जोन को हमेशा मैटर करता है, तो आप कभी भी कोई सपोर्ट जोन ऐसे मार्क करते हैं तो सेकंड डिमांड जोन को जरूर मार्क करें कि हमारी एंट्री यहां ना लेके यहां पे लेंगे, अन्यथा आप यहीं से ब्रेकआउट लो तब एंट्री लेंगे, हम सपोर्ट पे एंट्री नहीं लेंगे। हमें एसएल छोटा नहीं चाहिए, आप ब्रेकआउट लो, यहां से ब्रेकआउट ले इस जोन के ऊपर निकलोगे फिर से ले लेंगे, अन्यथा इसको आप ब्रेक करके दूसरे डिमांड जोन में जाओ तब लेंगे, हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो ये गलती नहीं करनी है, इस जोन में नहीं खरीदारी करनी चाहिए। ट्रैपिंग की संभावना सबसे ज्यादा होती है प्राइमरी लिक्विडिटी जोन में। तो ये था 6 आपके पास ट्रांजैक्शन का, कि किस प्रकार डिमांड सप्लाई में हमारे साथ ट्रैपिंग होती है, और हम चार्ट को तो देखते हैं कि भाई चार्ट में ये हो रहा है, प्राइस में ये हो रहा है, ये पैटर्न बन गया, लेकिन मेन जो थीम होता है कि किस प्रकार हम डिमांड सप्लाई को यूज करें, कहाँ पे हमारा एसएल हो, प्राइमरी लिक्विडिटी जोन क्या होता है, वो नहीं जानते थे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप उसको समझ पाएंगे और कहीं ना कहीं उसको अपने
ट्रेडिंग नॉलेज में रख पाएंगे, आपको कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा ट्रेड के दौरान। और इसको पूरी गंभीरता से 2 बार 3 बार वीडियो को देखना है, समझना है, सीखना है, और तब आपको आगे एक्शन लेना है। इसके साथ ही साथ आप को अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, डाल सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा है वीडियो तो भी डाल सकते हैं, और उस पर अपनी सुझाव भी दे सकते हैं, ताकि मैं आने वाले वक्त में आपके लिए और इससे बेहतर चीज़ें बनाता रहूं। कुछ रिक्वेस्ट आपके आए हैं ऑप्शन के बारे में, कि ऑप्शन की बाइंग कैसे करते हैं, उस पर वीडियो बनाई जाए। देखिए, मैं उसको बार बार आपको कह रहा हूं कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप कैश ट्रेडिंग करो, कैश में एमटीएफ के द्वारा ट्रेडिंग कर लो, वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको देगा, मन की शांति रखेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ ऑप्शन ट्रेडर ही होते हैं, उनकी रिक्वेस्ट आती रहती है, तो उनकी रिक्वेस्ट को मानते हुए मैंने कहा है, फेसबुक के माध्यम से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, मैं आने वाले वक्त में एक ऑप्शन बाइंग की वीडियो बनाऊंगा, जबकि मैं उसको कम कर रहा हूं बनाना ऑप्शन की वीडियो को। लेकिन आप देख रहे होंगे कुछ महीने से कि मैं ऑप्शन पे कम वीडियो बना रहा हूं। लेकिन जब रिक्वेस्ट आती है बार बार तो मुझे करना पड़ता है आप लोगों के लिए। तो एक मैं बनाऊंगा जल्दी, ऑप्शन की बाइंग कैसे करते हैं, क्या 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 चीज़ें उसमें देखते हैं, तो उसको आप समझ पाएंगे। खास करके स्टोरेज के ऑप्शन जो होते हैं लॉन्ग टर्म के, उसको कैसे यूज करते हैं उस पर चर्चा करेंगे, तो कहीं ना कहीं शायद आपको मदद करे जो ऑप्शन के बायर हैं उनके लिए। लेकिन बाइंग का काफ़ी कठिन होता है, काफ़ी रिस्की होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। समझ के करें, सोच के करें, अन्यथा मोह में माया जाता रहेगा। तो कैश ट्रेडिंग बेस्ट है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। मन की शांति है, सुकून है, और उसके बाद आपका बाजार से सवाल जवाब भी कर पाएंगे और टिक पाएंगे। एनीवे, मैं तो आने वाले वक्त में उस पर बनाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद आप सबों को। सबका दिन शुभ हो, और इसी के साथ वीडियो को हम भी करेंगे अब बंद, और आप लोगों से लेंगे आज्ञा। और जल्दी ही इस वीक भी एक और वीडियो फ्राइडे या सैटरडे को मैं आपके लिए फिर से बनाऊंगा, जहाँ पे कि कुछ और चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। खासकर बिगनर श्रेणी है, उसी पे मैं चल रहा हूँ। उस पे 7 8 जो कुछ पैटर्न होते हैं, फ्लैग, सीएनएच पैटर्न, ये सब उस पे भी रिक्वेस्ट आए हैं, तो उस पे भी एक पूरा एक ही वीडियो में मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सारे के सारे बता दूं। करीब 1 आध घंटे के लंबे वीडियो हो सकते हैं। तो अगर उसको आप देखें तो मूड ये लेकर देखेंगे 1 घंटे 1.25 घंटे लगेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को परेशानी हो जाती है, आदत हो गई है ना 5 10 मिनट की देखने की। तो वो लंबा थोड़ा सा हो सकता है पुराने स्टाइल में। तो उसको मैं बनाऊंगा जल्दी इसी वीक में भी, और उसको आप देखेंगे तो कहेंगे नॉलेज बैंक आपका और बढ़ेगा। ओके, थैंक यू। तो सीखते रहिए, सीखेंगे समझेंगे तभी आगे बढ़ेंगे।